यूपीटीईटी की परीक्षा में बैठने वाले हमारे भाइयों एवं बहनों, आप सबका शुक्ला एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप यूपीटीईटी की स्पेशल बैच देख रहे हैं, इसमें आप अभी तक शुद्ध वर्तनी, वर्णों का विभाजन, व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने भाग हैं, वो सब चीज़ें हमने आपको पढ़ाया। अब आज हम उच्चारण स्थान के आधार पर, अर्थात उच्चारण के स्थान पर या फिर स्वरों का विभाजन जो है वो किस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर हुआ है, किस प्रकार से उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हुआ है और किस प्रकार से जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के विभाजन हुए हैं या इनके भेद कितने हैं, ये सब सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद, यानी कि किस प्रकार से हम स्वर का उच्चारण करते हैं और किस स्थान से कौन सा वर्ण उच्चारण में निकल रहा है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यूपीटीईटी में मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो उसमें से 6 भेद कौन कौन से हैं वो चीज़ हम देखेंगे। कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, ये 6 भेद हैं जिनके आधार पर 11 स्वरों का विभाजन हुआ है कि कौन सा स्थान किसका है, किस वर्ण का है। जैसे कंठ, कंठ जो है ओह छोटा आ और बड़ा आ, अर्थात आ कंठ से उसका उच्चारण हो रहा है और तालव्य से ई का उच्चारण हो रहा है, ओष्ठ से उ का उच्चारण हो रहा है, मूर्धन्य से री का उच्चारण हो रहा है और कंठ तालव्य से ऐ का उच्चारण हो रहा है और कंठोष्ठ से औ का उच्चारण हो रहा है। ये तो आपने जो लिखा है वो आपने देखा, ठीक है। लेकिन कंठ से आ का उच्चारण कैसे हो रहा है, कहने का मतलब जब आप कैसे पहचानेंगे कि ये कंठ से उच्चारण हो रहा है। आप गले के पास हाथ रखिए और बोलिए आ। देखिए यहाँ पर कंपन हो रहा है, गले में कंपन हो रहा है, अर्थात यह कंठ से आवाज़ निकल रही है, इसलिए इसे कंठ वर्ण कहा गया है। और तालव्य, तालव्य का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब तालव्य जो है उच्चारण स्थान, तालव्य मतलब होता है तालु, क्या होती है, तालु, अर्थात ये जिह्वा जो है जिस स्थान को स्पर्श करेगी और उसके बाद वर्ण निकलेंगे वही उसका उच्चारण स्थान होगा। अर्थात ई बोलने में हम जिह्वा को अपने तालु से स्पर्श कर रहे हैं, जिह्वा तालु से स्पर्श किए बिना ई वर्ण नहीं निकलेगा, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहा गया है या तालव्य इसका उच्चारण स्थान है। और उ को ओष्ठ वर्ण क्यों कहा गया है, चूँकि जब हम उ और ऊ बोलते हैं तो हमारे दोनों होंठ जो है सॉरी वो आपस में स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, इसलिए होठों का स्पर्श हो रहा है ऊ बोलने में, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण कहेंगे। इसी प्रकार से री का स्थान क्या है, मूर्धन्य है। मूर्धन्य क्यों है? क्योंकि हमारी जिह्वा जो है वो हमारे मूर्धा भाग को री का बोलने में मूर्धा को टच कर रही है या स्पर्श कर रही है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहेंगे। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य होगा। अर्थात तालु से थोड़ा सा पीछे मूर्धा भाग होता है, इसे ही हम मूर्धा भाग कहते हैं। कंठ तालव्य, ए ऐ को क्या कहेंगे,
कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों को मिला करके इसका उच्चारण स्थान बन रहा है। इसका उच्चारण हो रहा है, कंठ से भी निकल रहा है ए, और तालव्य तालु भी स्पर्श कर रही है जिह्वा, इसलिए इसे ए और ऐ कहा गया है। कंठोष्ठ क्यों कहा गया है ओ और औ को? चूंकि कंठ से भी आ और आ क्या है, कंठ वर्ण है, चूंकि कंठ से निकल रहा है। लेकिन ये ओष्ठ को ओ आ को ओ जब हो रहा है तो कंठ से भी निकल रहा है वर्ण, और होष्ठ भी स्पर्श हो रहा है, इसलिए इस ओ औ को कंठोष्ठ कहा गया है। इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा। वैसे उच्चारण स्थान पर हम आपके लिए एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें कि सिर्फ आप व्यंजन और स्वर दोनों को मिला करके आप जो है उसको एक ही 8-10 पॉइंट ऐसे होंगे, कुछ संस्कृत में शब्द होंगे, उसको आप रट लीजिएगा तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए आइए अब हम उच्चारण प्रयत्न की तरफ बढ़ते हैं कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। प्रयत्न क्या है? यानी जब उच्चारण करते समय जो हमारा मुख, हमारी जिह्वा जो प्रयत्न करती हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण करते समय प्रयत्न क्या हो रहा है हमारे मुंह का, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। जैसे इसके भेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। जैसे आप पहले पढ़ लीजिए विवृत, फिर विवृत के आगे ही आधा अर्ध लगा दीजिए तो अर्धविवृत हो जाएगा। फिर संवृत, संवृत के आगे अर्ध लगा दीजिए तो अर्धसंवृत हो जाएगा। तो याद करने में ये चारों बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद देखिए विवृत क्या है। विवृत क्या है? क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जैसे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, ये पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आइए विवृत देखते हैं। विवृत क्या है? इसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। जैसे जब आ बोलते हो तो मुंह जो है वो पूरा खुलता है, इस प्रकार से उसे विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। अब अर्धविवृत क्या है? अर्धविवृत जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, यानी कि विवृत वो है जिसके उच्चारण में पूरा मुंह खुलता है, लेकिन जिसके उच्चारण में आधा मुंह खुलेगा वो क्या है? अर्धविवृत है। अर्धविवृत में कौन कौन से आएंगे? आय और औ आएंगे। अर्थात जो आ है तो बड़ा आ तो आप विवृत में ले लिए, ठीक है, विवृत के अंतर्गत आ गया। लेकिन आ में जब मात्रा लगी हुई है, वो भी 2 मात्रा जब लगी हुई है औ, और ए में मात्रा जब लगी हुई है मतलब आय हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 2 मात्राओं वाला औ, 2 मात्राओं वाला आ और 1 मात्रा वाला आय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्धविवृत। और ऐसे जब हम किसी व्यंजन वर्ण में अ की मात्रा लगाएंगे तो 2 पंखुड़ी लगती है उसमें भी ना। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि जैसे 2 पंखुड़ी वाले मात्रा वाले जो स्वर हैं वो दोनों क्या हैं? अर्धविवृत हैं। क्या है? अर्धविवृत है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। उसके बाद आइए संवृत पर। संवृत में जिसके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। क्या होता है? मुख लगभग बंद रहता है, थोड़ा खुलता है। क्या होता है? थोड़ा खुलता है। जैसे ई उ ऊ। इस जब बोलते हैं इसको तो हम बहुत ही मतलब कम मुंह खोल करके भी इसका उच्चारण, इन स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ई उ ऊ। अर्थात संवृत जो है वो
ई उ ऊ, यानी 4 वर्ण हैं ई उ ऊ जो लगातार है ई उ ऊ। आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे ई उ ऊ। ई उ ऊ क्या है? समृद्ध है, ठीक है। अब बाकी बचा अर्ध समृद्ध। तो अर्ध समृद्ध जो है जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है। कितना बंद रहता है? आधा बंद रहता है। जैसे ए ओ। देखो आपने आ पढ़ लिया, आप आए औ पढ़ लिए, ठीक है। ई उ ऊ 4 समृद्ध हो गए, पढ़ लिए। तो बच्चा कितना? बाकी 2 वर्ण जो बच रहे हैं ए और ओ, देखो ए ओ ऐसे बोलोगे तो ये अर्ध समृद्ध बड़े आराम से याद हो जाएगा आपको। चलिए आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा नंबर, ठीक है। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के भेद। सॉरी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिह्वा जो है वो किस प्रकार से जिह्वा स्थान यानी जिह्वा के स्थान के आधार पर स्वर के भेद, यानी कि जिह्वा अपने अग्रभाग से इन स्वरों का उच्चारण कर रही है या मध्य भाग से कर रही है या पश्च भाग से कर रही है। इसमें जिह्वा का क्या प्रयत्न है? आप इसे जिह्वा स्थान कहें या जिह्वा प्रयत्न के आधार पर भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जिह्वा का क्या प्रयत्न है इसमें, उस आधार पर स्वरों का विभाजन हुआ। इसमें जो है 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसको पढ़ने में हम भूल जाते हैं। क्या होता है? ये भूल जाते हैं कि इसको हम कैसे याद रखें। इसमें आ बीच में है, फिर आ उधर है, फिर इधर है, उधर है, ये समझ में थोड़ा कम आता है। लेकिन आज बहुत ही आसान तरीके से हम आपको इसको याद कराएंगे, इसी क्लास में ही याद करवाएंगे। आइए देखिए, पहला क्या है? अग्रस्वर। दूसरा क्या है? मध्य स्वर। तीसरा क्या है? पश्च स्वर। तो अग्रस्वर मतलब होता है आगे, ठीक है, आगे। तो सबसे पहले नंबर पर किसको रख दो? अग्रस्वर को रख दो। फिर मध्य स्वर मतलब होता है बीच, तो दूसरे नंबर पे आप मध्य स्वर में, जैसे हम ग्राफ बना के लिखे हैं ऐसे ही लिखिए, तब बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। मध्य स्वर बीच में हो गया। फिर पश्च स्वर, पश्च मतलब जो बाद में आए, ठीक है। तो जो बाद में होगा, जो लास्ट में होगा, तो वही तो लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं। अब सबसे पहले हम मध्य में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? मध्य में आ जाते हैं। तो मध्य में पहला वर्ण, जहाँ से स्वर वर्ण की शुरुआत होती है। स्वर वर्ण की शुरुआत कहाँ से होती है? छोटे या से होती है। तो उसको हम क्या करेंगे? मध्य में लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। आप अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठे और इसको ग्राफ सही तरह से पढ़ते चले तो बहुत अच्छा नोट्स भी बनेगा आपको, और हर एग्ज़ाम में आपके ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं कंपटीशन में, कहीं भी आपके लिए बहुत बेहतर क्लास होगी। आइए देखिए, बीच में मध्य स्वर को हम क्या किए? उसको मध्य को बीच में रख दिए। कौन सा वर्ण? जो सबसे पहले आता है, छोटा आ, ठीक। चलो अब आ को हम बीच में रख दिए। अब अपनी दाहिनी साइड फिर आ लिखिए, ठीक है। फिर पीछे आ जाइए, फिर ई लिखिए। फिर आगे आ जाइए उ, फिर पीछे ए, फिर आगे ओ। इस प्रकार से आपने पूरा स्वर बढ़िया से डिवाइड कर लिया। और आ को जो ऊपर जो ऐसे चांद टाइप में लगा होता है उसे क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं। अच्छा, आगत ध्वनियाँ क्या है? आपके विचार में आ रहा होगा। आगत ध्वनियाँ वह हैं जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में डायरेक्ट ले लिए गए हैं, जैसे इसी अंग्रेजी वर्ण भाषा से लिया गया है ये जो आगत चिन्ह है, ठीक है। तो जिस वर्ण पर ये चिन्ह लगेगा उसे क्या कहेंगे? आगत ध्वनियाँ कहेंगे। तो जहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ होगा, जैसे डॉक्टर है हम लोग लिखते हैं, तो डॉक्टर में डा जो है जिसके ऊपर लगा हुआ है वर्ण के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? आगत ध्वनि हो जाएगी। तो आ के ऊपर लगा है तो ये क्या हो जाएगी? आगत ध्वनि हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आ को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। आ को क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। चलिए, समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से समझाते हैं। आइए
जैसे आपने देखा कि अग्रस्वर, ये तो समझ में ही आ गया ना कि अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्रस्वर पहले लिखा जाएगा, मध्य स्वर बीच में, उसके बाद पश्च स्वर लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब इसमें मध्य स्वर में आ को आप पिताजी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पिताजी मान लीजिए कि बीच में आप पिताजी को खड़े कर दीजिए, मध्य में आप बीच में पिताजी को खड़े कर दीजिए, और एक तरफ भाई है और एक तरफ बहन है, समझ लीजिए। ठीक है, क्या है? भाई है, बहन है, या फिर बड़ी बहन है और छोटी बहन है, या बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है, आप देख लीजिए। ठीक है, अगर मतलब बड़ा होता है, पश्च मतलब जो बाद में आए छोटा होगा। ठीक है, तो आ हो गए आपके पिताजी। उसके बाद फिर बड़ा आ क्या हो गया? पिताजी ने बड़ा आ मतलब होता है आम। क्या होता है? आम होता है। तो पिताजी ने अपने छोटे बेटे को आम दिया। क्या दिया? आ से आम दिया। तो बड़े बेटे ने कहा, पिताजी आपने उनको आम दिया और हमको तो कुछ दिया ही नहीं। तो पिताजी ने क्या किया कि ई से इमली और ई से ईख, इमली और ईख उठा के बड़े बेटे को दे दिया। ठीक है, अब उस पर जो है छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आपने इमली और ईख बड़े बेटे को दे दिया, भैया को दे दिया। तो छोटा ऊ से उल्लू और बड़ा ऊ से ऊन। छोटा ऊ से उल्लू होता है और बड़ा ऊ से ऊन होता है, अर्थात उल्लू और ऊन छोटे बेटे को दे दिए। फिर ए से एक भी होता है, ऐसे ऐनक भी होता है। तो 1 रुपया चाहे समझ लो, चाहे एक कोई वस्तु समझ लो। ठीक है, वो फिर बड़े बेटे को फिर 1 रुपया दिया और ऐसे ऐनक मतलब चश्मा दे दिया, ऐनक दे दिया। ठीक है, फिर छोटे बेटे ने कहा कि हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं, तो ओ से ओखली दे दिया और औ से और कुछ भी दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। और आ जो है वो आगत ध्वनियाँ हैं, वो उसमें ही, जैसे बड़ा आ ऊपर आया है तो बड़ा आ उसमें आगत ध्वनि का चिन्ह लगा हुआ होगा, वो भी उसमें पश्च स्वर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, मध्य स्वर को, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे हम ऐसे ही जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगला वीडियो हमारा रहेगा पूर्ण विराम पे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन पूर्ण विराम से भी हिंदी में आता है। धन्यवाद।